नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृंदाई पाठशाला में। आज हम विराम चिन्हों का अध्ययन करेंगे, किंतु इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए वृंदाई पाठशाला को। तो आइए हम विराम चिन्हों का अध्ययन करते हैं। विराम चिन्ह क्या होते हैं? अरे पलक, जाओ मत, रुको नमन, गरम समोसे, रसीली जलेबी और आइसक्रीम खरीद कर ले आया, आकर खा लो, क्या सौरभ अभी तक नहीं आया? एक कथन हमने यह देखा। अब हम दूसरा कथन देखेंगे। अरे पलक, जाओ मत, रुको नमन, गरम समोसे, रसीली जलेबी और आइसक्रीम खरीद के ले आया, आकर खा लो, क्या सौरभ अभी तक नहीं आया? तो देखिए, कथन वही है, किंतु दोनों कथनों में अंतर है मात्र कुछ चिन्हों का। वो चिन्ह कौन से हैं? जैसे अरे के बाद लगा है एक चिन्ह, मत के बाद चिन्ह लगाया गया है, रुको के बाद देखिए, आप हाईलाइट जहां जहां भी किया हुआ है उन चिन्हों को अपन ध्यान से देखिए। ये सभी चिन्ह क्या है? ये सभी चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। इन चिन्हों के कारण इन पंक्तियों का अर्थ भी हमें स्पष्ट हो रहा है। तो विराम चिन्ह की हम परिभाषा की ओर चलते हैं। विराम चिन्ह दो शब्दों से बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं? पहला शब्द है विराम और दूसरा है चिन्ह। विराम से तात्पर्य है ठहराव, अर्थात जहां कुछ रुकना पड़े, और चिन्ह का तात्पर्य है संकेत। तो विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ हुआ कि वह संकेत या वह चिन्ह जिनका प्रयोग हम ठहराव के लिए करें, विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब विराम चिन्ह क्यों उपयोगी है, उनका क्या महत्व है, उनकी क्या आवश्यकता है, इस विषय पर हम बात करते हैं। तो विराम चिन्ह की आवश्यकता सबसे पहले कथन के स्पष्टीकरण के लिए। जब भी हम कोई कथन बोलेंगे, उस कथन के लिए हम पर्याप्त विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे तो हमें कथन अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार शैली में एक प्रकार का प्रवाह या गतिशीलता बनी रहेगी विराम चिन्हों के माध्यम से। विचार भी अधिक स्पष्ट हो पाएंगे। तो विराम चिन्हों की आवश्यकता इसीलिए है ताकि हमारे जो कथन है, हमारे जो विचार है, वो बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। विराम चिन्हों की उपयोगिता को हम कुछ बिंदुओं के द्वारा देखते हैं। जैसे वाक्य का जो भाव है वह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है, कथन भी स्पष्ट हो गया, विचार स्पष्ट हो गए और उसका भाव भी पूर्णतः हमें स्पष्ट हो जाता है। भाषा में भी एक प्रकार की स्पष्टता आती है, तथा पढ़ने या बोलने में जो लय है, जो स्वर है, जो अनुतान, अनुतान का मतलब जो सुर लहर है, उन सबका संकेत देने में विराम चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है। विराम चिन्हों का हम यदि उचित प्रयोग ना करें तो क्या होगा? यदि उचित प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। देखिए, एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे पहला जो कथन है उसमें रोको, रोको के बाद विराम चिन्ह लगा है, मत जाने दो, अर्थात रोकना है, जाने नहीं देना है। दूसरा कथन, कथन तो सेम है, रोको मत, जाने दो, यहाँ पर मत के बाद विराम चिन्ह लगा है। तो दोनों कथन सेम है, लेकिन कथन के अंतर कहाँ है? विराम चिन्ह के स्थान में। पहला जो कथन है रोको मत जाने दो, अर्थात रोकना, जाने नहीं देना है, और दूसरा जो कथन है रोको मत जाने दो, यानी नहीं रोकना है, जाने देना है। तो इनका हमें उचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए। विराम चिन्ह के प्रयोग की भिन्नता से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग अंग्रेजी के व्याकरण का अनुकरण है। 19वीं शताब्दी की जो पहले तक था, भारतीय भाषाओं में विराम चिन्हों का उपयोग नहीं होता था। विराम चिन्हों के रूप में यदि हम कभी कभी उपयोग भी करते थे तो पाई या दो पाई का प्रयोग हम कर लेते थे। किंतु अब जो है, कलकत्ता, जब से कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, उसके बाद हम अंग्रेजी के संपर्क में आए, और अंग्रेजी में संपर्क में आने के कारण 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजी के बहुत से विराम चिन्ह हिंदी में आ गए। किंतु संस्कृत में आज भी विराम चिन्हों के उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह एक सामाजिक भाषा है। हिंदी में कौन कौन से विराम चिन्ह हम प्रयुक्त करते हैं, एक एक को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अल्प विराम या कॉमा, जैसे हमने 3 व्यक्तियों का नाम एक साथ लिया या 4 व्यक्तियों का नाम लिया, जैसे राधा, सीता और कविता, तो राधा और सीता के बीच में हम अल्प विराम या कॉमा का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम, जिसको हम सेमीकोलन कहते हैं,
महीनों से वेतन नहीं मिला, कारोबार भी बंद है। यहाँ पर महीनों से वेतन नहीं मिला के बाद हम अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। पूर्ण विराम, उपविराम, उर्वशी, एक विश्लेषण। यहाँ एक शीर्षक है, उस शीर्षक के बाद में हमने उसका विश्लेषण करना, तो उर्वशी के बाद हमने उपविराम चिन्ह प्रयोग किया। पूर्ण विराम, जिसको फुल स्टॉप कहते हैं, खड़ी पाई, इसका प्रयोग वाक्य के खत्म होने के बाद किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, कोई भी प्रश्न जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसके अंत में ये लगता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये कोई भी आश्चर्यजनक वाक्य हो उसके अंदर आश्चर्यजनक शब्द के बाद में लगता है, जैसे वाह कितना सुंदर घर है। उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास, कोई भी बात जो किसी वक्ता ने कही है उसको जो का त्यों बोले हम, तो हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने कहा कि मैं बाजार जाऊंगा, तो मैं बाजार जाऊंगा वो शब्द जो है वो पूरा जो वाक्य है वह उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा जाएगा। विवरण चिन्ह, कॉलन डैश, जब हम किसी चीज का विवरण प्रस्तुत करें, जैसे कि हमने भारत के बारे में कुछ लिखना है तो हमने आगे लिख दिया भारत, उसके बाद विवरण चिन्ह लगाकर उसके बारे में। जैसे कोष्टक चिन्ह है ब्रैकेट, ब्रैकेट हम कोई बात और अतिरिक्त बतानी है, जैसे कि भारत आजाद हुआ और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कोष्टक में 15 अगस्त 1947। लोप चिन्ह, मार्क ऑफ एलिप्सिस, लोप चिन्ह का प्रयोग हम कोई कथन कहकर उसके बाद कुछ अंश हमको छोड़ना होता है तो हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह, हाइफन, हाइफन का प्रयोग हम करते हैं जैसे कि खाना पीना, उठना बैठना, इनके बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह, एब्रीविएशन मार्क, जब हमको कोई बात शॉर्ट में लिखनी हो छोटे रूप में, जैसे कि पंडित को हम पैर लिख के दोनों तरफ ऊपर और बीच में बिंदी लगा देते हैं। हंस पद, काक पद, त्रुटि चिन्ह कह लीजिए या विस्मरण चिन्ह कह लीजिए, जब हम लिखते लिखते वाक्य में कोई शब्द हमसे छूट जाए तो हम उसके लिए ऐसा चिन्ह लगाकर ऊपर उस शब्द को लिख देते हैं। रेखिका चिन्ह, जिसको हम डैश कहते हैं, किसी वाक्य की पूर्णता के लिए, जैसे हमने कहा जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है और उसके बाद हमने रेखिका चिन्ह लगा के लिख दिया परिश्रम और लगन। पुनरुक्ति चिन्ह, कोई भी बात है उसको बार बार कहने की, जैसे कि हमने कोई सूची बनाई उसमें हमें श्री विनोद कुमार, उसके बाद हमें लिखेंगे श्री दिनेश कुमार, तो श्री शब्द को बार बार हमें पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़े, हम इसके लिए इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे समानता सूचक चिन्ह है, जैसे कि भानु है, भानु लिख दिया और उसके बराबर में उसके समानता सूचक चिन्ह सूर्य है। प्रतिशत चिन्ह, जैसे कि 90% विद्यार्थी फेल हो गए, तो 90 के बाद जो चिन्ह लगेगा वो प्रतिशत चिन्ह है। इन सभी चिन्हों के बारे में हम विस्तार से अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।